इतना बड़ा प्री प्लान्ड अटैक नहीं किया उसने, क्योंकि अगर प्री प्लान किया होता हो सकता है इससे ज्यादा भीड़ वाली जगह में जाके करता। ये तो अचानक हड़बड़ी में, पैनिक में लगता है कि इस तरह का प्रोग्राम बन गया हो। नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार। 14 साल बाद आतंक ने एक बार फिर से दिल्ली की दहलीज पर दस्तक दी है, एक जोरदार धमाके के साथ। इस समय हम लोग बदरपुर बॉर्डर से गुजर रहे हैं और यहां से हम लोग लाल किले तक जाएंगे, ठीक उन्हीं रास्तों से गुजरकर जिससे गुजरकर I-20 कार, जिसमें कि विस्फोटक लदा हुआ था, गल गई थी। सवाल यह है कि क्या राजधानी की सड़कों पर विस्फोटक भर के एक कार का इतनी आसानी से गुजरना अपने आप में सवाल नहीं है। सवाल यह भी है कि इस हमले में बहुत सारी गुत्थियां अभी भी अनसुलझी हुई है, जिसको कि जोड़ने की जरूरत है। आज इस सफर में हम उन तमाम गुत्थियों को सुलझाने की, समझने की कोशिश करेंगे और इस सफर में हमारे साथ होंगे एस बहल साहब, जो कि इंटरनल सिक्योरिटी के एक्सपर्ट हैं, और साथ ही हमारे वेदभूषण साहब होंगे, जो कि दिल्ली पुलिस में एक्स एसीपी रहे हैं। देखिए, अभी जहां हम लोग गुजर रहे हैं, ये देखिए इंटीग्रेटेड फैसिलिटेशन बूथ है, ये बदरपुर बॉर्डर पे। यहाँ पे भी देखिए चेकिंग का काम चल रहा है ना। तो अब जाहिर सी बात है कि जब इतनी बड़ी घटना हो गई तो पुलिस वाले ज्यादा सतर्क होंगे और वो चेकिंग ज्यादा मुस्तैदी से हो रही होगी। लेकिन वेदभूषण साहब, आप कैसे देखते हैं जब फरीदाबाद में 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट, जो कि एक बहुत ही पावरफुल विस्फोटक भी है, उसका बरामद होना, AK-47 असॉल्ट राइफल और पिस्टल्स, एम्यूनिशंस सब बरामद हो रहे थे, उसके बावजूद क्या दिल्ली में पुलिस उतनी सतर्क नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी? देखिए रंजीत जी, इसको जहां हम खड़े हैं, इसको ओल्ड मथुरा रोड बोलते हैं। हाँ। अब आगरा जाने के लिए ये भी एक रास्ता है और एक ताज एक्सप्रेस हाईवे है। हाँ। इस रोड पर यदि आप नॉर्मल कोर्स में देखें तो आपको यदि ट्रैफिक को चेक करना शुरू करें तो यहाँ पर आगरे तक शायद जैम लग जाएगा और ऐसी स्थिति बन जाएगी कि लोग चलना, जीना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे हालात में इस तरह की चेकिंग करना पुलिस के लिए मुश्किल है, जब तक कोई इनपुट, कोई इंटेलिजेंस का सूत्र ऐसा ना बताए कि फला गाड़ी, फला ट्रक के अंदर, फला बस के अंदर या फला कार के अंदर कोई टेररिस्ट बैठे हुए हैं या इस तरह के एक्सप्लोसिव लदे हुए हैं। अब मैं और आप इस कार के अंदर आए, प्राइवेट टैक्सी है, इसके अंदर किसी ने कोई चेक नहीं किया, तो आप यदि देखेंगे तमाम चीजों को। और दूसरा पक्ष ये है कि आप देखेंगे दिल्ली के अंदर जो व्हीकल्स हैं, जो 3 मेट्रोपॉलिटन बड़े शहर हैं, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, उनसे लगभग 30 लाख गुना, 30 लाख ज्यादा व्हीकल दिल्ली के अंदर हैं। और दिल्ली के अंदर लाखों व्हीकल्स रोज बाहर से आते हैं। तमाम बॉर्डर से, एक फरीदाबाद बॉर्डर नहीं है, तमाम दिल्ली पोरस है, तमाम बॉर्डर से आते हैं। उन सबको चेकिंग करना, ये वैसे उंगली उठाना हो पुलिस पर तो बहुत इजी है, आसान है, परंतु इसको चेक करना बड़ा बहुत मुश्किल है। लेकिन आपने जो एक बात कही इसमें कि भाई इतनी बड़ी संख्या में गाड़ियां आती जाती है और जब तक आपके पास कोई स्पेसिफिक अलर्ट नहीं हो तब तक आप सारी गाड़ियों को चेक नहीं कर सकते। मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि कोई स्पेसिफिक अलर्ट नहीं था, गिरफ्तारियां हो रही थी और दूसरी तरफ विस्फोटक भी पकड़े जा रहे थे। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि भाई कल जो धमाका हुआ, क्या जिस तरीके से सुबह में बरामदगी हुई, गिरफ्तारियां हुई और शाम में धमाका हो गया, क्या आपको लगता है कि ये जो विस्फोट करवाया गया, ये जो धमाका कराया गया, ये डेस्परेशन में, बदहवासी में, हड़बड़ी में, मतलब उनको लगा कि इससे पहले कि मैं भी गिरफ्तार हो जाऊं, हमारे सारे साथी तो गिरफ्तार हो ही गए हैं, मैं भी गिरफ्तार हो जाऊं, मैं कुछ कर गुजरूं, कैसा ऐसा कुछ देखते हैं इसको? रंजीत जी, बहुत ही अच्छी चीज आपने, बड़ी अच्छा विश्लेषण भी किया है आपने। क्योंकि सैटरडे से शुरू हो गया था, गिरफ्तारियां तो 6 नवंबर से चल रही थी। सैटरडे को ध्वज के ऊपर पकड़ा भी गया था 360 किलो के करीब अमोनियम नाइट्रेट, और बाकी अमोनियम नाइट्रेट पूरे संडे और मंडे तक
भारी संख्या में पकड़े जा रहे थे। एंड में 2900 केजी के करीब वो पकड़े गए थे विस्फोटक। तो कहीं ना कहीं इतनी बड़ी संख्या में जब हो रहा था और सब जगह छापेमारी चल रही थी, तो ये प्रेशर तो जरूर हुआ होगा, खासकर ये जब वो अल फला यूनिवर्सिटी का डॉक्टर उमर है, जो कि इनकी जान पहचान का होगा जरूर, और इन्हीं के मॉड्यूल के अंदर आता है फरीदाबाद मॉड्यूल, जो हम कहते हैं व्हाइट कॉलर मॉड्यूल, क्योंकि इसमें डॉक्टर्स इन्वॉल्व थे। तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर ये प्रेशर तो होगा कि अब अगर मैं पकड़ा गया तो ऐसे तो पकड़ा ही जाना है मुझे, और कहीं ना कहीं मैं तो मारा ही जाऊंगा, क्योंकि हर एक आतंकी के मन में ये होता है, चाहे वो स्लीपर सेल का हो या दूसरा हो, नॉर्मल एक्टिविटी में ना भी हो, तो भी उसको मन में तो ये बहुत बड़ा डर होता है कि एक बार मैं पकड़ा गया तो मैं गया। तो ये हो सकता है कि पैनिक के अंदर उसने विस्फोटक बने हो, तैयार किया हो विस्फोटक हो, क्योंकि इसके साथ मिक्सर तैयार किया जाता है, जैसे कि फ्यूल ऑयल है, डेटोनेटर लगाया जाता है जिसमें टाइमिंग सेट किया जाता है। तो ये सारी चीजों में समय लगता है। तो हो सकता है इसने पहले किया हो 8:13 AM जब उसने बॉर्डर एंटर किया, या फिर इसने थोड़ा बहुत जो इसका काम है, हो सकता है इसने पार्किंग के अंदर भी किया हो जहां पे इसको तैयार किया हो। पर लेकिन इतना बड़ा प्री प्लान्ड अटैक नहीं किया उसने, क्योंकि अगर प्री प्लान किया होता हो सकता है इससे ज्यादा भीड़ वाली जगह में जाके करता। और वहां से निकलते ही, क्योंकि इसके लिए एक रेकी की जरूरत होती है हमारे साथ। तो यानी कि जैसा बता रहे हैं बहल साहब, उससे दो बात समझ में आती है कि अगर ये पैनिक में आकर, बदहवासी में आकर उसने फैसला किया इस धमाके को अंजाम देने का, तो क्या ये माना जाए कि जिसने भी, जो कहा जा रहा है कि वो जिसने इस धमाके को अंजाम दिया और डॉक्टर उमर था, तो क्या वो फिदाइन नहीं था और वो परिस्थितिवश फिदाइन हमला करने का उसने फैसला किया, या आपको लगता है कि असल में उनकी तैयारी तो फिदाइन हमले की ही थी, लेकिन प्लान पहले ही बस्ट हो गया, पहले ही सारा ध्वस्त हो गया, तो इसलिए उसने फैसला किया कि अब ये आखिरी उपाय है कि इसको। देखिए, मेरे आपके लिए फरीदाबाद और दिल्ली हो सकता है, एक टेररिस्ट के लिए वो कोई मायने नहीं रखता। मेरे लिए, आपके लिए सरिता बिहार बदरपुर थाना हो सकता है, टेररिस्ट के लिए नहीं हो सकता। टेररिस्ट के लिए सब एक ही फील्ड है उसके लिए। मेरे आपके लिए ये डिवीजन है कि अब हम दिल्ली में आ चुके हैं, अब हम फरीदाबाद के अंदर है, अब हम यूपी के अंदर जा चुके हैं, उनके लिए ये कोई मायने नहीं रखता। तो जो उनकी जो तमाम प्लानिंग थी, जो लगता है कि वो शायद सारी ध्वस्त हो गई, क्योंकि जो JNK STF ने हरियाणा पुलिस के साथ में मिलकर जो रेड कंडक्ट की, जो उनके हाइडआउट्स पर जो बाद में 2900 किलोग्राम के करीब जो अमोनिया मिला, जो ब्रीफ केस में रखा गया था, और तैयारियां की गई थी कि किस तरह इसको सरंजाम दिया जाए, किस तरह से इन धमाकों को करा जाए। ये तो जो फिदाइन अटैक या सुसाइडल अटैक की हम बात कर रहे हैं, ये तो अचानक हड़बड़ी में, पैनिक में लगता है कि इस तरह का प्रोग्राम बन गया हो। बाकी इन्वेस्टिगेशन की चीजें हैं। ये जो विस्फोटक इस्तेमाल किया गया इस धमाके के लिए, कहा जा रहा है कि ये RDX नहीं था, लेकिन क्या था, ये अपने आप में अभी एक सवाल है। अमोनियम नाइट्रेट जितनी बड़ी मात्रा में बरामद हुआ फरीदाबाद और अलग अलग ठिकानों से, और अभी भी बरामदगी का सिलसिला चल ही रहा है, आज भी बरामदगी हो रही है, तो अमोनियम नाइट्रेट अगर आपको लगता है कि अगर एक्सप्लोसिव के तौर पर इस्तेमाल किया गया, तो जिस तरह की तस्वीरें आपने देखी कल धमाके के बाद, क्या आपको लगता है कि ये अमोनियम नाइट्रेट से ही इस धमाके को अंजाम दिया गया है? देखिए, जो धमाका होता है वो केवल एक, या तो उसमें स्प्लिंटर्स होते हैं जो आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी बॉडी में घुसते हैं, परंतु ये धमाका उन सबसे अलग था। क्योंकि इसमें आप देखें, जो वीडियोस आपके सामने आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं, उसमें आग बहुत बड़ी मात्रा के अंदर लगी हुई है। तो कोई ना कोई केमिकल्स उसके अंदर मिक्स किया गया था, या कोई इन्फ्लेमेबल कुछ ऐसा आइटम था जिसकी वजह से वो तमाम ज्यादा डैमेज कर पाया। एक छोटा सा ब्लास्ट होता या केवल कार के अंदर ब्लास्ट होता तो आसपास के लोग मरते, परंतु उसने आग को इतनी जबरदस्त तरीके से फैला दिया कि आसपास की कारों के अंदर जो ऑटोज थे, जो पब्लिक वाले थे, उन सबको नुकसान हुआ। तमाम बॉडी एकदम चिथड़ा गई। जिस तरह से लाल किले पर जो सीन था जहां पर ये इंसिडेंट हुआ है, वहां पर डेड बॉडीज के पार्ट्स बिखरे पड़े थे। तो ये एक आम अमोनिया नाइट्रेट वाला मैटर नहीं था, इसके साथ कुछ ना कुछ और ऐसा केमिकल, ये तमाम चीजें जब लेबोरेटरीज में जाएंगी, वहां पर एनालिसिस होगा, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स बताएंगे एग्जैक्टली ये क्या था। क्योंकि
क्योंकि इसकी जो कार है हाँ। उसकी जो पार्ट्स हैं उनको लेबोरेटरीज भेजा गया है, हाँ। वो लेबोरेटरीज में एग्जामिन किए जाएंगे, क्योंकि कार के अंदर ही रखा हुआ था। ठीक बात, तो कार ठीक की जब एग्जामिनेशन होगा तो तमाम चीजें ठीक क्लियर है। हो इसमें पाएंगी। एक और चीज, एक चीज हाँ, बोलना चाहता हूँ। हाँ। जो अमोनियम नाइट्रेट है बहुत ही स्टेबल इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाँ। बड़ी जल्दी एक्सप्लोड नहीं करता वो। हाँ। उसके लिए एक परसेंटेज किया जाता है, 94% अमोनियम नाइट्रेट हो गया, हाँ। और 6% उसको एक सेंसिटाइजर चाहिए होता है, जैसे कि डीजल, fuel oil। हाँ, डीजल, पेट्रोल, पोटेशियम फ्यूल ऑयल हाँ, जो कि हाँ। आईजी साहब बता रहे थे। हाँ। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है और फिर उसको डेटोनेट किया जाता है और उसमें टाइमर भी लगे तो होते हैं। कहते हैं कि ये इसमें एक हाँ, चीज कहना चाहता हूँ, हाँ, इसमें और आरडीएक्स में हाँ। एक फर्क है। हाँ। आरडीएक्स जब एक्सप्लोड करता है तो हाँ। उसके आसपास इवन नीचे तक बहुत बड़ा खड्डा बन जाता है। हाँ। लेकिन इसके अंदर जब ये एक्सप्लोड करता है तो इसमें ब्लास्ट वेव ज्यादा आती है और आग ज्यादा लगती है। आरडीएक्स के अंदर आग ज्यादा नहीं लगती। अगर आप देखिए रात के विजुअल्स, आपको चारों तरफ आग 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 ऐसे सिचुएशन लग रही थी। आग कम लगती है लेकिन शैटरिंग इफेक्ट ज्यादा नहीं होता है। नहीं, वो आरडीएक्स में, ज्यादा है, आरडीएक्स ज्यादा में है। आरडीएक्स में, हाँ। जबकि इसमें आग ज्यादा बड़ी होती है और शैटरिंग इफेक्ट कम होता है, लेकिन ब्लास्ट इफेक्ट रहता है इसके अंदर। हाँ। और वो ब्लास्ट इफेक्ट रहता है क्योंकि इसमें फ्यूल ऑयल का मिक्सचर किया जाता है या कोई सेंसिटाइजर तो का। जो धमाके हमने देखे जी। उसके हिसाब से लगता है कि ये अमोनियम नाइट्रेट ही है, और उस पे डिपेंड करता है कितनी क्वांटिटी के अंदर आपने अमोनियम नाइट्रेट डाला है, इस्तेमाल किया है। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं। अगर अमोनियम नाइट्रेट को फ्यूल ऑयल के साथ मिक्स किया जाता है करेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर, तो उसके 2500 से 3000 मीटर पर सेकेंड एक्सप्लोसिव इफेक्ट होता है। उसके जो पार्टिकल जाते हैं, इसी वजह से आपने देखा आसपास के शीशे और बहुत जोर का साउंड आया, और आपने कहा कि 100-200 मीटर तक इसके पीसेस गए थे और साथ में आवाज आईटीओ तक पहुंची थी। ये कारण था। तो अभी तो स्पेक्ट्रोमेट्री टेस्ट चल रहे हैं, अभी केमिकल कंपाउंड एनालिसिस चल रही है, लेकिन ट्रेसेस मिले हैं एल्यूमिनियम नाइट्रेट के, ये कंफर्म हो चुका है पुलिस से। हमने इसके पहले दिल्ली में या देश के अलग अलग शहरों में जितने भी आतंकी हमले हुए, हमने सब में देखा एक पैटर्न होता था कि इधर धमाके हुए नहीं कि उधर 10 मिनट बाद 20 मिनट बाद कोई ईमेल पे कोई क्लेम कर लेता था लश्कर तैयबा, तो कभी जैश मोहम्मद, कभी कोई कि भाई ये इस धमाके को हमने अंजाम दिया। इस बार ऐसा किसी ने नहीं किया। आपको क्या लगता है इसमें क्यों बदलाव दिख रहा है आपको? देखिए, सबसे पहले कहूंगा जैश ए मोहम्मद का रूटीन था कि हर 3 महीने में कोई ना कोई मेजर एक्सप्लोजन करना, तभी हमारा शक इनके ऊपर ज्यादा पड़ रहा है, जैश ए मोहम्मद के ऊपर। लेकिन जो आपने बात कही है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप सिंदूर ने कम से कम वो भय तो डाल दिया इनके अंदर कि हम इनके अंदर, घर के अंदर घुस के इनको मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो हमारी वायुसेना हो, जो थल सेना है, या अब नौसेना भी इसमें इंटीग्रेट हो जाएगी। और खासकर तो हम एक्साइज त्रिशूल भी कर रहे हैं, यानी कि तीनों सेनाओं मतलब ट्रेनिंग ये डर है, डर भय हमने कर दिया। क्योंकि ज्यादातर आतंकी जो संगठन है वो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और उनको लग रहा है कि अगर हमने गलती से क्लेम कर लिया तो दोबारा ऑपरेशन सिंदूर जो है वो फिर से रीलॉन्च ना हो जाए। एक होती है चीज जिसे हम कहते हैं डिनाइबिलिटी, क्योंकि अब पाकिस्तान सबकी नजरों में आ चुका है, पूरे विश्व की नजरों में आ चुका है कि जो भी आतंकवाद की मेजर घटना होती है कहीं ना कहीं उसके रूट्स पाकिस्तान के अंदर होते हैं। और यहां तक कि अपने पहले टर्म में प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी ये कहा था। अब अगर हम इसको दूसरी तरीके से देखें, अगर उनको डिनाइबिलिटी लानी है तो सबसे पहले भारत के अंदर भारतीयों को इंडोक्ट्रिनेट करके उनके सेल बनाने पड़ेंगे, चाहे उनको वो अंसर उल हिंद या कोई भी नाम दे दे, हिंद का मतलब ही इंडिया हुआ। तो कहीं ना कहीं इन सेल्स से वो ये कहेंगे कि भारत के अंदर हमारे मुस्लिम कुछ नहीं है, वो अटैक कर रहे हैं, इसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है। इस वजह से भी शायद कोई वहां पे क्रेडिट नहीं ले रहा। अभी तक हम लोगों ने जितने भी देश में आतंकी हमले हुए, हमने देखा कि कभी लावारिस सूटकेस में, कभी प्रेशर कुकर में, कभी टिफिन बॉम्ब, कभी ये बॉम्ब, है ना, अलग अलग तरह के बॉम्ब की बात होती रहती। इस बार एक नए तरह की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि इस बार जो धमाका हुआ वो हुआ SVBIED। कहा जा रहा है कि सुसाइड व्हीकल बॉर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, आईडी तो हम लोग सुनते आए हैं, है ना, लेकिन कहा जा रहा है कि ये सुसाइड व्हीकल बॉर्न आईडी था, है ना। तो ये क्या पूरी गाड़ी को एक बॉम्ब में तब्दील कर देने का कोई नया तरीका इन्होंने निकाला है, या बस ये है कि बॉम्ब को गाड़ी में रख दो और
एक्सप्लोड करा दो। क्या ये क्या चीज है? नहीं, जो अपेरेंटली लगता है कि ये स्ट्रेटेजी बाद में एक तय की गई होगी, क्योंकि जब इनको लगा कि तब तमाम तरह से घिर चुके हैं इनके साथी, मैंने बताया कि 1 नवंबर को पहली गिरफ्तारी हुई, फिर 6 नवंबर को दूसरी गिरफ्तारी हुई, इनके तमाम हाइडर्स पर जो फरीदाबाद के अंदर थे वहां रेड करनी शुरू कर दी थी। ये बिल्कुल एक्सपोज हो गए थे, नंगे हो गए थे। तो इनके जो भी मास्टर थे, हैंडलर थे, चाहे पाकिस्तान में चाहे जम्मू कश्मीर में, उनको लगा कि अब हमारे लिए अब ये मुश्किल है इस ऑपरेशन को सरंजाम करना। उन्होंने इसी को एक समझ लीजिए गाड़ी पे चढ़ा दिया या इसी को एक फिदायदीन बना के कहा कि आप इसको एक्सप्लोड कर दो। एक बात और समझ में आती है इसमें, कल जिस तरीके से धमाका हुआ और उसके पहले जो घटनाएं हुई, उस गिरफ्तारियां हुई, विस्फोटकों की, हथियारों की बरामदगी हुई, आपको नहीं लगता है कि ये दिल्ली में कहीं बहुत बड़ी साजिश थी आतंक की, और उनका टारगेट कोई एक टारगेट नहीं था, मल्टीपल टारगेट था, और दिल्ली को या यूं कहें कि पूरे एनसीआर को दहलाने की उन्होंने एक बड़ी साजिश रची थी, जो कि पहले ही एक तरीके से इसका भांडा फोड़ हो गया, और उसके बाद उनको कुछ नहीं सूझा तो उन्होंने इस हमले को अंजाम दिया। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप रंजीत जी, बड़ी अच्छी चीज आपने एक उजागर की है। आप देखिए जो इनके साथ जो 360 kg का हमको बताया जा रहा है मीडिया के अंदर, उसके साथ 20 टाइमर भी मिले थे। हाँ। और 20 टाइमर का मतलब है एक अटैक के लिए नहीं, मल्टीपल ब्लास्ट के लिए उनको तैयार किया जा रहा था। 20 हमले की तो उन्होंने जरूर सोची होगी, तभी तो 20 टाइमर लाया होगा। तो हमको वो पता है जो 360 kg के साथ थे, जो बाकी थे 2500 kg के और अमोनियम फॉस्फेट, उसके साथ कितने टाइमर मिले ये अभी उजागर नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक विषय होगा जांच का कि कितनी जगहों पे कहां मल्टीपल ब्लास्ट होने वाले थे, चाहे वो सीरियल ब्लास्ट हो या चाहे वो एक एक करके एक साथ बहुत सारे ब्लास्ट करने हो। इसकी वजह से हम एक ब्लास्ट की तरफ देख रहे हैं, पर कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि हमने बहुत सारे ब्लास्ट को बचा लिया, बोलने से बचा लिया। एक जो बच गया था, या एक मींस कुछ ये नहीं है कि अभी इससे खत्म हो गया। और ये तो एक सिटी है, आपने देखा वो रिक्सिन का जो मिला बातचीत चल रही है, उसमें लेक्टिन प्रोटीन होता है एक, जो कि बहुत ज्यादा घातक होता है, साइनाइड से भी ज्यादा। ये एक ट्रेंड जैसा दिखता है। देखिए कि इसके पहले जितने आतंकी पकड़े गए उसमें से ज्यादातर लोग बहुत कम पढ़े लिखे हैं, जिनके बारे में हम कह देते हैं कि अरे इनका ब्रेन वॉश कर दिया गया, इनको बहला फुसला के बरगला करके इनको आतंकी बना दिया गया। लेकिन इनके बारे में क्या चेंज हो रहा है। आप देखिए शर्जील इमाम, इतना पढ़ा लिखा क्वालिफाइड आदमी, उसने कहां दिमाग लगाया आसाम में कि इसको नेक को काट दिया जाए तो हिंदुस्तान आसाम से अलग हो जाएगा, दूसरा हिस्सा बन जाएगा। तो ये जो अब तबका जो इसके अंदर आ रहा है, उग्रवाद के अंदर आ रहा है, वो पढ़ा लिखा तबका है, वो इलिटरेट या बेवकूफ नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारा पैसा, बहुत सारा माइंड, बहुत सारी चीजें होती हैं। और मैसेज इंटरनेशनल देना है उनको, दिल्ली से कुछ नहीं लेना देना, उनको मैसेज इंटरनेशनल लेवल पर देना है कि देखिए हम हिंदुस्तान को कहीं भी किसी भी हालत में पहुंचा सकते हैं। ये जैश ए मोहम्मद की स्ट्रैटेजी भी है कि अब जो है फोकस किया जाए व्हाइट कॉलर मॉड्यूल्स बनाने में। क्योंकि इसका फायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि लोगों को उनके ऊपर विश्वास है, वो शक नहीं करते ऐसे लोगों पे। आप इसी में एक चीज मैं जोड़ना चाहता हूं, आप ही की बात में एक चीज जोड़ना चाहता हूं कि जो हथियार बरामद हुए वो वहां जो लेडी डॉक्टर है डॉक्टर शाहीन, उसकी गाड़ी से बरामद हुए हैं। अब एक महिला डॉक्टर जिसके सामने जो है वो दिखेगा कि ये स्टिकर लगा हुआ है डॉक्टर होने का, और जो स्टेथोस्कोप लगाकर एप्रन पहन के जो घूम रही है, उस पे कौन शक करेगा कि इसकी गाड़ी में AK-47 होगा? है, डॉक्टर वैसे है। ये एक चीज आपने बताई कि जैसे उन्होंने AK-47 लेके अपनी गाड़ी में घूम रही है, कोई उनको कुछ कहता नहीं है, या फिर दूसरे डॉक्टर्स के लॉकर्स के अंदर AK-47 है, उनको भी कोई पकड़ता नहीं है। लेकिन इनके साथ साथ वो कितने लोगों को मोटिवेट करते हैं, कितने लोगों को एनकरेज करते हैं। जब भी आप पढ़े लिखे होते हैं, जब भी आप एक अच्छी तरह से एम्प्लॉयड है, लोगों का आप पे ऊपर विश्वास है, तो लोग आपकी बातों को मानने को तैयार है। तभी जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगाए जा रहे थे जहां से आदिल पकड़ा गया था लगाते हुए, और इसीलिए ये ऐसे लोगों को रिक्रूटर के तौर पे, जैसा कहा जा रहा है कि जो डॉक्टर शाहीन है वो उनकी महिला विंग जो है उसकी इंचार्ज है, उसको महिलाओं को रिक्रूट करने का जिम्मा दिया गया है। अब जैश ए मोहम्मद की सिस्टर ने, उनकी बहन ने, सादिया ने खुद शुरू किया, वो हेड कर रही है। एक चीज यहाँ पे एक चीज और मैं जरा आप लोग से जानना चाहता हूँ। नवभारत की पड़ताल में जब हमारे रिपोर्टर उमर के घर तक पहुंचे, डॉक्टर उमर के घर तक पहुंचे, तो उनकी भाभी ने कहा कि
हमारी बात शुक्रवार को हुई थी उनसे और उन्होंने कहा कि 10 तारीख को मेरा इम्तिहान है, 10 के बाद मैं बात करूंगा और 10 तारीख को ही धमाका हो गया। अब यहाँ पे दो चीजें, हाँ देखिए मैंने अभी यूनिवर्सिटी के उस पे जाके देखा कि कोई एग्जाम वहाँ हुआ कि नहीं हुआ 10 तारीख को। कोई एग्जाम नहीं लिखा, सिर्फ नीट की काउंसलिंग चल रही थी और साथ में हो सकता है मिड टर्म टेस्ट हुए हो, लेकिन वो एग्जाम नहीं गिने जाते। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा शक है कि उसकी भाभी को भी या उसके क्लोज फैमिली मेंबर्स को भी नहीं पता था कि ये एक्चुअली मतलब ये है कि ये प्री प्लान्ड अटैक था। बिल्कुल प्री प्लान्ड अटैक था। और ये देखिए अभी हम सराय काले खां के पास से गुजर रहे हैं, जो भी एक इस रूट पर आता है, उसके बाद ITO आएगा, फिर दरियागंज, फिर हम लाल किले पहुंचेंगे। सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टेशन हब बन रहा है, सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टेशन हब बन रहा है। तो जो माइंडसेट था उसका, उनका ब्रेन वॉश किया गया, इसलिए उसने कहा कि मेरा एग्जाम है 10 तारीख को। हम लोग अभी जो है अभी हम ITO पहुंचने वाले हैं, मैदान से गुजर रहे हैं और ITO की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। यही वो रूट था जिससे ये गया था, जो फिदाइन अटैकर था। और इसी रूट से जाकर ITO से, फिर बाद में दरियागंज से, और दरियागंज के बीच के रास्ते से फिर वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचा। पहले मस्जिद में गया, 3 घंटे करीब वहां पर मस्जिद के पास रुका। आप देखिए यहाँ स्विफ्ट ट्रैफिक है, बिल्कुल आराम से ट्रैफिक चल रहा है, नॉर्मल दिन की तरह ट्रैफिक आ रहा है, जा रहे हैं लोग, अनकेयर्ड है एक दूसरे के बारे में, कार में कौन जा रहा है। उसने मास्क लगाया था क्योंकि अपनी आइडेंटिटी को भी कहीं ना कहीं कंसील करना चाहता था कि मैं हो सकता है कि कामयाब हो जाऊं अपने मकसद के अंदर, तो और मैं अपनी आइडेंटिटी मेरी पता ना लग पाए। तो उसने मास्क भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है, जो सोशल मीडिया में पिक्चर आ रही है। अभी तमाम जो CCTV रास्ते में पड़ेंगे, इनको पुलिस खंगाल रही है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान में इस CCTV में देखा जाएगा क्या उसके साथ में कुछ और लोग बैठे हुए थे, क्योंकि जैसे अभी आप रेड लाइट पर रुकेंगे थोड़ी देर के लिए, तो वहाँ कैमरे वहां पर आप लगे होंगे, तो कार के अंदर की तरफ दिखाई देगा कि मैं बैठा हुआ हूँ, आप बैठे हुए हैं, सामने कैमरामैन बैठा हुआ है, ड्राइवर बैठा हुआ है, हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो ये तमाम चीजें पता लगेंगी। तो ये इन्वेस्टिगेशन में धीरे धीरे चीजें खुलासे होंगे कि किस स्टेज से वो कहाँ पहुंचा है, उसकी क्या एक्टिविटीज रही थी। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। आप देखिए हमको कितना समय लगा है यहाँ पहुंचने के लिए, आधा घंटा पौना घंटा इसके बीच में, और उसको 7 घंटे लगे थे पार्किंग में पहुंचने तक। इसका क्या मतलब? इस बीच में वो कहाँ था? वो भी उस समय जब सुबह का समय था, 8:13 पे उसने एंटर किया था और 3:19 पे वो पहुंचा था पार्किंग। इसका मतलब है वो कई जगह पे घूमा होगा और कई जगह एक लास्ट रेकी शायद कर रहा हो। या हो सकता है कुछ लोगों से मिला भी हो, या किसी ने उनकी मदद की हो उसको एक्टिवेट करने में, पूरे विस्फोटक को। तो ये सारी चीजें, जैसे कि IG साहब बता रहे थे, ये सारी चीजें तो अब जब वो CCTVs को खंगालेंगे और जो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इनको जो डॉक्टर्स पकड़े गए हैं उनको इंटेरोगेट करेंगे, तो ये पूरी चीजें एकदम खुलासा कुछ ही दिनों में हो जाएगा। बहुत तरह की आज तो हम देख रहे हैं कि अपेक्षाकृत भीड़ कम दिखाई दे रही है, क्योंकि आज चांदनी चौक बंद है और उधर बंद है। मैसेज चला गया है कि आज सारा मामला वहाँ बंद पड़ा हुआ है, तो इसलिए भीड़ कम है। लेकिन अगर आप कल या आम दिनों में अगर इस समय आए तो इस समय ये पीक आवर है जिस समय हम अभी जा रहे हैं। इस समय यहाँ पर इतनी भीड़ होती है कि मतलब आपको यहाँ से चांदनी चौक तक पहुंचने में एक बहुत लंबा समय लग जाएगा। इसी वजह से शायद वो पहले से तैयारी करके 3:19 पे पहुंच गया था पार्किंग पे, ताकि ऐसा ना हो कि भीड़ में अटक जाए कहीं, तो जो उसका अपना टारगेट है वो अचीव ना कर पाए। वहाँ से हार्डली आधा किलोमीटर भी दूरी नहीं है। और दूसरा आप देखिए यहाँ पर आप ट्रैफिक देखिए, यहाँ स्कूटर भी चल रहा है, यहाँ रिक्शा भी चल रहा है, यहाँ रेहड़ा भी चल रहा है। देखिए आपके सामने रिक्शा जा रहा है, पैदल भी लोग जा रहे हैं। यहाँ मल्टीपल टाइप का जो व्हीकल्स है, उस तरह का यहाँ पर एक फ्लो है ट्रैफिक का। अभी तो देखिए सीन रिक्रिएट किया जाएगा, पुलिस इसको रिक्रिएट करेगी। जैसे हम लोग अब सारा रैकी करके आए हैं कि किस रूट से लिया गया होगा। अब तमाम CCTV कैमरे, यहाँ देखिए आप सामने कैमरे लगे हुए हैं यहाँ पर, ये तो बिल्कुल प्रोमिनेंट चौक है, यहाँ हर चीज आपको क्लियर दिखाई देगी। आपके राइट में कैमरा लगा हुआ है, देखिए हम पर उधर कैमरा लगा हुआ है। CCTV मुझे लगता है कि दिल्ली में लेफ्ट में कैमरा है, हर चौराहे पर, हर बड़े चौराहे पर, बड़े चौराहे, ये बड़ा चौराहा है। ये जो कैमरे हैं ये भी शायद बहुत पावरफुल कैमरे हैं। पावरफुल कैमरे बताएंगे कि भाई इस टाइम गाड़ी में कौन कौन बैठा हुआ है। अगर आप यहाँ से कोई भी ट्रैफिक रूल तोड़ देते हैं, आपको फाइन 4-5 दिन के अंदर आ जाएगा, पिक्चर भी आएगी ऑटोमेटिकली। देखिए जब राइट में आपके एक रास्ता जा रहा है, यहाँ जो सुनहरी मस्जिद जिसका जिक्र आ रहा है, 3 घंटे यहीं पर उसने वेट किया था। जो बसें बढ़ रही हैं आपके सामने, ये ऑटो जा रहा है, यहीं से रास्ता है सीधा। हम रास्ता हमारा बंद हो रखा है, यहाँ से सीधा यदि आप सुनहरी मस्जिद जाना चाहें तो सुनहरी मस्जिद पर जा सकते हैं, क्योंकि राइट में पुलिस ने अपना बैरिकेड लगा के बंद किया हुआ है।